नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली। विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष न होने को लेकर कहा कि विपक्ष नेतृत्वहीन है, तो वहीं विपक्ष के पास कोई भी दिशा नहीं है, न ही उनके पास कोई विपक्ष का बड़ा नेता है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा दल माना जाता है। उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनका दल बड़ा है। अगर कांग्रेस पार्टी इस कार्य को नहीं कर सकती है तो 3 निर्दलीय और 2 INLD विधायक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व और सदस्यता अभियान को लेके पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनाने की मुहिम में लगे हैं। और उसी कड़ी में आज नूह पहला प्रवास जिला का रहा, उसके बाद पलवल और अब मैं फरीदाबाद पहुंचा हूं। और भारतीय जनता पार्टी का जो साधारण सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है, पर बूथ हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 250 सदस्य बने। उसमें नौजवान युवा भी होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें किसान भी होंगे, उसमें व्यापारी भी होंगे, उसमें सब वर्गों का समायोजन करते हुए हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के संगठन पर्व में बनाने का काम करेगी। और खबर चंडीगढ़ से, जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है। विपुल गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जीते तो उनकी जीत, हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी। जिन राज्यों में कांग्रेस जीती है वहां उन्होंने अपनी नीतियों को इसका श्रेय दिया है। इसी के साथ विपुल गोयल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का तो ये एक कहते हैं ना तकिया कलाम हो गया। अगर जीत गए तो हमारी जीत थी, अगर हार गए तो ईवीएम की जीत थी। अपने कर्मों पर, अपने कार्यकलापों पर, अपनी कार्यशैली पर मंथन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर दोषारोपण करना। और ईवीएम के बारे में इतनी जो इलेक्शन कमीशन ने कई सौ पेज की रिपोर्ट भी इन्हें पेश कर दी, सारे तथ्य भी इन्हें बता दिए। अभी लोकसभा चुनाव होके चुका है, उसमें तो जीत का जश्न मना रहे थे जब ईवीएम कहीं नहीं थी। आज तेलंगाना में सरकार बनाई, ईवीएम कहीं नहीं थी। हिमाचल में सरकार बनाई, ईवीएम नहीं थी। कर्नाटक में सरकार बनाई, ईवीएम ठीक ठाक थी। हरियाणा के अंदर अगर ये हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जीत हुई है, उसको ये पचा नहीं पाए। और अनिल विज ने सीएम मान पर हमलावर नजर आए। कहा कि परिसीमन के बाद सदस्य बढ़ जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है तो हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र दे दो, वही SYL का पानी दे दो, फिर तुम्हारा चंडीगढ़ है। BPL के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि पहले BPL बन नहीं पाते थे और अब जो पात्र है उनके कार्ड बन रहे हैं, जो बोल में वो है। देखिए, ऐसा है कि ये जो विधानसभा है, जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया। और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह नहीं है। तो जगह तो हमें चाहिए, और चाहिए इसीलिए काफी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहां तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिया ना इसके ऊपर। हम इसमें बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़। और वही शेड्यूल कास्ट कोटे में बंटवारे को लेकर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। गीता भुक्कल ने शेड्यूल बंटवारे को बीजेपी की बांटो और राज करो की नीति बनाए बताए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। शेड्यूल कास्ट कोटे में अलग अलग श्रेणियां पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले से ही लागू है। 2005 तक ये व्यवस्था हरियाणा में भी लागू थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए ये व्यवस्था टूटी थी। अब गुस्से में था, मैं तो अपनी बात रख रहा था। एससीटी ट्राइब को लेकर सर जो भी कुछ हुआ, देखिए
किस प्रकार से कांग्रेस की हमारी विधायिका बहन है सरकार पर बिना वजह आरोप लगा रही थी कि पूरे समाज को बांटने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, जबकि इससे पहले ये वर्गीकरण आरक्षण में पंजाब में 1975 से चल रहा है, कर्नाटका में भी चल रहा है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया, बिहार की सरकार ने भी किया और 1994 से लेकर 2005 तक हरियाणा में भी चला। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर वो सरकार को बिना बात के झूठी बातों में घेरने का काम करे तो उनका जवाब देना बनता है। और हाल ही के विधानसभा चुनाव बीजेपी के प्रत्याशी रहे पंडित टेकचंद शर्मा ने पृथला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सदस्यता अभियान को गति देते हुए कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है और उनका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराए। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सदस्यता हर 5 साल बाद रिन्यू होती है, जिनके चलते उन्होंने भी अपनी सदस्यता रिन्यू करवाई है। इस मौके पर सदस्यता अभियान के प्रभारी गोपाल शर्मा, मंडल अध्यक्ष हुकुम सिंह भाटी और भाजपा नेत्री अनिता शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज उसका सदस्यता अभियान का जो रिन्यूअल कहेंगे, मैं तो सदस्य तो बहुत पुराने हैं, बाकी वो रिन्यूअल हर 5 साल में होता है और पार्टी ने एक मुहिम चला रखी है। उसमें कल माननीय मोहनलाल बडोली जी, संगठन मंत्री जी और सभी आए थे, तो आज मैंने भी वो सदस्यता को रिन्यू कराया है और पार्टी के अंदर हमने सभी सदस्यों को बोला है। हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र की थोड़ा सिस्टम ढीला था। वो ढीला क्यों है कि यहाँ कुछ पलवल में लगता है, कुछ फरीदाबाद में लगता है, कुछ नगर निगम में लगता है, कुछ नगर पालिका में लगता है, कुछ यहाँ के लोग शहर में रहते हैं। वो टेक्निकलिटी थी, वो सारी समझाई। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में प्रगति कर रही है, तरक्की करती है और हमारा ये संगठन पर्व चल रहा है और संगठन पर्व में ये है कि सदस्यता अभियान चल रहा है। इस सदस्यता अभियान में हमारे जो स्थानीय समिति है, जिसको हम बूथ समिति बोलते हैं, उसका चुनाव होना है, उसके बाद मंडल का चुनाव होना है, उसके बाद जिले का चुनाव होना है, फिर उसके बाद प्रदेश का चुनाव होगा और देश का चुनाव होगा। तो इस तरह से हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। मुझे 4 जिले हमें मुझे दिए हैं, अपना फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नूंह है, पलवल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उसका सदस्यता अभियान पूरा देशव्यापी चल रहा है। हरियाणा में थोड़ा देर से शुरू हुआ क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव थे। हमारा हरियाणा प्रदेश का 50 लाख का टारगेट है और जो फरीदाबाद का हमारा टारगेट है वो 5 लाख का है। उसी के तहत आज हम अपनी पृथला विधानसभा में माननीय टेकचंद शर्मा जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं और पूर्व में भी विधायक रहे हैं। आज उनके कार्यालय पर सभी अपने पृथला विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और बाकायदा मोदी ऐप पर जो उनका वो डाउनलोड कराकर उनको सदस्यता दिलवाई गई। और क्योंकि हमने सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण सबको जो है उनका सदस्यता रिन्यू करा के और उनका मीडिया में भी उसका प्रचार प्रसार भी आवश्यक है। आज टेकचंद शर्मा जी के ऑफिस पर टेकचंद शर्मा जी ने अपनी सदस्यता को रिन्यू किया है, उसी के तहत हम आए। और वहीं दिल्ली का रहने वाला युवक जो अपनी कार में सवार होकर चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, जैसे ही करनाल नेशनल हाईवे पर पहुंचा तभी दूसरी गाड़ी ने ओवरटेक किया तो उसे बचाने के चक्कर में चंडीगढ़ से पानीपत जा रही रोडवेज की बस जो कि हाईवे के साइड लाइन पर पहले से खड़ी हुई थी, चालक और परिचालक बस के टायर को चेक कर रहे थे, तभी कार बस के पिछले हिस्से में बुरी तरह से घुस गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक युवक ने बताया 3 दिन बाद उसकी शादी है और वे शादी का कार्ड देकर दिल्ली वापस लौट रहा था। ओवरटेक करके जा रही थी, उसको बचाने के चक्कर में यहाँ पे लग गई गाड़ी। काफी नुकसान हुआ? हाँ, काफी नुकसान हो गया गाड़ी। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था। तो शादी भी आपकी 2 दिन बाद? हाँ जी, 17 तारीख को है। शादी के लिए जा रहे थे? नहीं, कार्ड दे के आए थे चंडीगढ़ में, वापिस जा रहे थे रिटर्न। वाला कह रहा है अभी मैंने नींद आएगी, नींद के कारण भी इसके बस के अंदर गड्डी चली गई है, बाकी बचाव हो गया। तो बस कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? चंडीगढ़ से पानीपत। गाड़ी वाला कहाँ से कहाँ जा रहा था? गाड़ी वाला था चंडीगढ़ था, ये जा रहा था दिल्ली। रहने वाला हिसार है कि 2 दिन शादी के रह रहे थे, तो बचाव हो गया। 2 दिन बाद शादी है। गाड़ी खत्म होगी लेकिन? हाँ बिल्कुल।
और वहीं कालावली में पहले दिन कोहरे ने दस्तक दे दी है। वहीं ठंड बढ़ने से जो है स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवा के साथ ठंड बढ़ने से लोगों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सरकार की ओर से स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। तो देखिए, लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से जो लोग सुबह दफ्तर के लिए निकलते हैं, उन्हें ट्रैफिक का समस्या होने की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूली बच्चों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और खासतौर से जो है बीमार बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्कूलों में बच्चों को भी लगातार इस तरह कई तरह की दिक्कतें जो है हो रही हैं और वही स्कूल के समय में भी अब जो है बदलाव किया गया है, क्योंकि दिन भी अब छोटा होने लगा है, जिस वजह से और शाम जल्दी हो जाती है, जिस वजह से कई तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और वहीं 48 कोस तीर्थ निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन झाबड़ा ने कहा कि 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मदन मोहन झाबड़ा ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित होंगे। बता दें, 2016 से प्रदेश सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की है। तब से हरियाणा का नाम देश विदेश में विख्यात हुआ है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया पार्टनर देश होगा और ओडिशा पार्टनर राज्य होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मदन मोहन झाबड़ा ने इस बात की जानकारी दी है और 48 कोस तीर्थ कमेटी के चेयरमैन है जो, और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातों की जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का देखिए आयोजन किया गया है और उस आयोजन में जो है भव्य तरीके से इस आयोजन को किया गया था, जिसमें तमाम तरह की चीजें भी दिखाई गई, ऐतिहासिक चीजें दिखाई गई। मदन मोहन झाबड़ा ने इस बात की जानकारी दी है। हम जिसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के नाम से जानते हैं, उसकी तैयारियां तो जब एक महोत्सव खत्म होता है उसके साथ साथ दोबारा से शुरू हो जाती हैं। तो उसके अंदर मन में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि अगली बार इसकी शुरुआत कौन करेगा, अगली बार सेमिनार के अंदर हम किन बड़े व्यक्तियों को बुलाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन से कलाकार जो हैं अपनी प्रस्तुति देंगे। तो ये तैयारियां तो शुरू से शुरू हो जाती हैं। देखिए, इस बार का गीता महोत्सव जो है 28 नवंबर को शुरुआत हो रही है। हमारे जो गवर्नर साहब हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, वो इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद ये 15 दिसंबर तक ये जो गीता महोत्सव चलेगा 18 दिन का। इसके अंदर जो मुख्य आयोजन है वो 5 तारीख से लेके 5 दिसंबर से 11 दिसंबर एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन तक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन रहेगा। और वहीं पुंडरी में गुरुवार को श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस से पूर्व नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें साध संगत ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर साध संगत नगर कीर्तन में साथ साथ चलते हुए पुंडरी गुरुद्वारा सिंह सभा से शुरू होकर हाबड़ी रोड से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंची। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संगत ने हर्षोल्लास के साथ जो है इस पर्व को मनाया है और ऐसे के साथ साथ तमाम लोग भी इस पूरे जो है कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरुद्वारा सिंह सभा से ये पूरा कीर्तन शुरू हुआ और इसमें तमाम जो है लोग यहां पर मौजूद रहे और इसी के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संगत ने हर्षोल्लास के साथ इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जहां पर गुरुद्वारा सिंह सभा से ये पूरा कीर्तन शुरू हुआ और इस इजाजत तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संगत ने हर्षोल्लास के साथ इस पूरे जो है कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आए। का संदेश है कि कीर्त करो, नाम जपो, वंड छपो। इस उपदेश नाल सारी मानवता नूं संदेश देंदे ने कि हर मानव जो है ना एक है। मानव जाति पाति को उत्ते उठ के मानव है, इको जात है। मानव की जात सबे एक ही पहचान, एक ही जात है, एक और कोई जात नहीं। बहुत भारी उत्साह है सारे संसार भारतवर्ष नहीं, सारे संसार अज गुरपुरब दी खुशियां जो नगर कीर्तन कटे जा रहे ने
और सारिया संगत होम आके इस नगर कीर्तन च हिस्सा ले। संदेश है कि शांति में रहो, पैसे में रहो, आपसी तालमेल बना के रखो, वंड चलो, कीर्त करो, ये उद्देश्य हम सब है। और करनाल के असंध में बमम रेहड़ी गांव में महिला सरपंच के घर गोली चलाने का मामला सामने आया है, जहां सीआईए की टीम ने बदमाशों को पकड़ने पहुंची, जहां बदमाशों ने सीआईए टीम के पुलिस कर्मचारी पर गोली चलाकर पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हो गए। हमले में कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। घायल पुलिस वालों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि बदमाशों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। रात जो वहाँ पानीपत की घटना है, हमारे मुलाजिम पे अटैक करके गोली मार के भागे थे ये बदमाश, और उसके संबंध में 348 नंबर एफआईआर मोनो थाने में भी है। तो रात यहाँ मुठभेड़ भी हुई है। हमारी करनाल पुलिस जब जैसे ही मतलब हमारे एसपी साहब को पता लगा कि वैसे ऐसे वहाँ पे मुलाजिम के साथ मुठभेड़ हुई है, तो यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट में नाकाबंदी करवा दी गई थी। तो यहाँ करनाल में नहर के पास यहाँ करनाल पुलिस के साथ फिर मुठभेड़ हुई इनकी। तो वहाँ से जैसे एक बंदे को तो काबू में कर लिया, सावन कुमार को, सोनीपत का रहने वाला है ये, लाट गांव का, और जो दूसरा उस टाइम गाड़ी में था सुरेश गाड़ी लेके मौके से भाग गया था। इधर स्पीड में मोड़ से वो गाड़ी का पलटा लग गया और यहाँ खेतों में पड़ गई, इसमें से निकल के भाग गया वो। सारी रात ये वीटी हुई थी कि दो बदमाश है ना स्कॉर्पियो गाड़ी लेके भागे हैं, जिसको एक रात को पकड़ लिया है और एक बदमाश था वो छिप के भाग रहा था। सारी रात पूरे जिले की टीम उसके पीछे लग रही थी। अब ये गाड़ी सुबह 5 बजे गंगर गांव के पास बरामद की गई। मतलब खेतों में उतर गई गाड़ी? हाँ, खेतों में उतर गई। यहाँ से मोड़ नहीं पाया, गोल मोड़ था जहाँ से खेतों में उतर गई गाड़ी। बदमाश भाग गए यहाँ से? हाँ, बदमाश भाग गए। वहीं गांव मांडी केहर में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना जोहर खुदाई शुरू करने पर ग्रामीण भड़क गए हैं। जोहर की खुदाई को लेकर भूजल विभाग और ग्रामीणों ने ठन गई है। बता दें कि गांव मांडी केहर में शामलाती भूमि पर भू जल विभाग द्वारा जोहर खुदाई करने पर ग्रामीणों ने कहा कि बिना जरूरत और बिना प्रस्ताव के जोहर की खुदाई की जा रही है। मामला है जी, ये जोड़ का खुदाई का, यहाँ पर इन्होंने जोड़ खोदने के लिए मना किया था और जब पाइप डाले थे उस टाइम पे मना किया था कि यहाँ पे पाइपलाइन दबो, लेकिन ये जो ठेकेदार और जेई है वो मान नहीं रहे और जबरदस्ती ये दूसरे गांव की सीम लगती है, यहाँ से पाइप डलवा के लेके आए हैं। जोड़ की खुदाई कर रहे थे तब इसको रोक दिया गया। शिकायत की है जी, जेई साहब के पास लिखित में शिकायत दी है। वन जो पेड़ काटे हैं उनकी वन विभाग में शिकायत दी है। और वही ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ब्लॉक कमेटी तोशाम ने डीएपी खाद की कमी को दूर करने के लिए एसडीएम तोशाम की मार्फत एक ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सरकार तुरंत प्रभाव से डीएपी खाद की कमी को दूर करे, किसानों को राहत प्रदान करे। इस मौके पर जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने बताया कि पूरे देश में डीएपी खाद की कमी है। कई वर्षों से सरकार समय पर डीएपी खाद उपलब्ध कराने में असफल रही है। एसडीएम साहब को सीएम को देने के लिए, क्योंकि डीएपी किल्लत है किसानों की, एक तो डीएपी किल्लत दूर की जाए, दूसरी बात सिंचाई की भी बहुत भारी कमी रहती है, तो उसके लिए भी अपने सिंचाई मंत्री को ज्ञापन दिया। आपने भी दिया है ज्ञापन दूसरा जो कृषि मंत्री के नाम से? हाँ, वो सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के नाम से दिया है। उसमें है ना तोशाम की सिंचाई नहीं हो रही कई बहुत से रकमों में, जैसे बुआनी खेड़ा रोड पे है सारा जो है ना एरिया जो है ना अनसिंचित पड़ा है। पहले बलियाली माइनर से पानी आता था, अब वो भी मतलब पीछे ले गए उसकी टेल को। हम चाहते हैं कि या तो उस बलियाली माइनर को आगे बढ़ाया जाए और उसमें पानी की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और तोशाम की सीम तक मतलब ये वाटर वर्क्स तक ले आया जाए।
और वहीं रतिया के अनाज मंडी में ट्रैक्टर में एक मशीन के चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई है। इसके बाद मंडी के सैकड़ों मजदूर बंद हुए और रोष प्रदर्शन किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक मजदूर बिहार का रहने वाला है और रतिया के अनाज मंडी में मजदूरी का कार्य करता था। मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए रतिया के नागरिक अस्पताल में लाया गया है। हमारे बिहार से मजदूर काम करने के लिए यहाँ हरियाणा के रतिया अनाज मंडी काम करने आते हैं। आए हुए दिन प्रत्येक वर्ष हमारे भैया की यहाँ पे किसी कारण मौत हो जाती है, जिसके चलते हमारे भैया लोग भी एक बार कहते हैं कि काम बंद करो, काम बंद कर देते हैं। अब इन्हें 5 लड़की हैं जिनके पोषण पालन के लिए उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके शिक्षा के आभार के लिए हम सारे भैया मिलजुल करके यहाँ पे हड़ताल किए हुए हैं। जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मंडी का काम बंद रखेंगे। मामले हुआ कि जिम्मेदार मार दिया वहाँ पे लारी बैग करके। क्या कैसे हुआ था ये? लारी बैग की थी? बैग किए थे। तो कितने नंबर पे काम कर रहे थे आप? 53 नंबर पे। कहाँ पर का रहने वाला था जो मरते है? बिहार का है। नाम क्या था उसका? उसका निजाम था नाम। कितनी उम्र कितनी थी? 30-35 साल होगा। अभी क्या चाहते हो आप? उसका हमेशा ये चाहते हैं उसका जिंदगी भर का जो उसका परिवार का है खर्चा होना चाहिए। जो बाल बच्चा है 5 बेटी है उसका सबका शादी होना चाहिए, वो हम चाहते हैं। वो मशीन खींच रहा था, इधर से एक लाड़ी बैक किया। बैक करने के बाद उसके जो है ना सीने में लग गया। सीने में लगने के बाद उसका मुंह से ब्लड निकला और वो वहीं पे गिर गया। गिरने के बाद उसको तब फतेहाबाद ले गया। फतेहाबाद जाते जाते यानी वहीं पे वो डेथ कर गया। उसके बाद सेठ तो नहीं था, ठेकेदार पच गया। पचने के बाद हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए, उनको जो है मिलना चाहिए। 5 कुड़ी है, 5 कुड़ी का 35। हाँ, क्या नाम है? निजाम। हाँ, निजाम नाम है। 35 वर्ष का है, 5 कुड़ी है। उनको खर्चा चाहिए पूरी जिंदगी की। और डीसी कार्यालय में कार्यरत व रिटायर्ड फौजी राजकुमार द्वारा सुसाइड करने के मामले में परिजन और सामाजिक संगठन शहर के क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा हुए। इसके बाद प्रदर्शन करते हुए एडीजीपी कार्यालय पर पहुंचे। एडीजीपी से मिलकर परिजनों ने मृतक राजकुमार के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग उठाई। आपको बता दें कि राजकुमार ने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने रिटायर्ड डीएसपी अशोक कुमार, एसएचओ जगदीप सिंह और एसआई उषा, एसआई फूल कुमार सहित 3 महिला और 2 अन्य लोगों पर परेशान करने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। ये मामला ऐसे था 23 तारीख को राजकुमार फौजी सुसाइड नोट कर लेता है। सुसाइड नोट लिख के ने सुसाइड कर लेता है। 2018 का मामला है। अशोक कुमार डीएसपी जो मीलगेट चौकी थाना इसके इंचार्ज के रूप में उसकी देखरेख में होता था और वहाँ के मौके के जो एसएचओ थे। कॉलोनी है, एक 4 सेक्टर है। जो सेक्टर के लोगों ने एक एप्लीकेशन दी, शादी एप्लीकेशन, जिसमें करीब 100 लोगों के सिग्नेचर थे कि वहाँ 3 महिलाएं अवैध रूप से रह रही थी उस कॉलोनी में। जो सेक्टर के लोगों ने आपत्ति जताई, वे गलत तरीके से रह रही है, अवैध तरीके से रह रही है, हमारे बच्चों पर असर पड़ता है। आईजी साहब से मिले हैं। आईजी साहब ने ये कहा कि भाई अभी तक इस पे क्या हुआ, पूछा उन्होंने। जबकि आज तक जो जिला प्रशासन का आईपीएस या एचसीएस आईएएस जो भी अधिकारी होते हैं या सरकार से कोई बात करनी होती है तो पहले से क्या मुद्दा है, क्या सवाल है, वो तैयारी आज तक की क्या कार्रवाई इस पर होगी, क्या हम करने जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।